Hello everyone, I am Anuruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Guys, today we are going to discuss about thermodynamics. This is lecture second. Okay? तो आज जैसे कि मित्रों को मैं बताया हूँ कि हम लोग यूनिट 6 स्टार्ट किए हैं क्लास 11th क्लास 11th की जो फर्स्ट बुक है उस फर्स्ट बुक में यूनिट 6 थर्मोडायनेमिक्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और थर्मोडायनेमिक्स में हमने लेक्चर फर्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर सेकंड और लेक्चर सेकंड में हम डिस्कस करेंगे जैसे कि मैं आपको अभी जो हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी पिछले वीडियो में जो हमने पिछला लेक्चर दिया उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया बहुत थर्मोडायनेमिक के बारे में, थर्मोडायनेमिक के टाइप जो होते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक को अच्छे टॉपिक को हमने डिस्कस किया, जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिस्कस किया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिस्कस किया, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, ठीक है, और साइक्लिक प्रोसेस क्या है। तो इस प्रकार से ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओके, और आइसोलेटेड सिस्टम, इन सभी टॉपिक को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। और हमने डिस्कस किया इसके बाद एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हम थोड़ा सा लास्ट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी से ही शुरू करने चल रहे हैं। जैसा कि मित्रों को मैं बता रहा हूँ हम लोग अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थोड़ा सा एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे दिया है, कुछ हम लोग पढ़े थे लेकिन फिर से हम लोग देख ले रहे हैं। हम लोग उस वीडियो में हमने खूब अच्छे से पढ़ा था। क्या पढ़ा था देखिएगा। हमने देखा था कि कुछ एग्जाम्पल एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव के तो दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो सम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर। कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन है, जैसे कि मास है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, हीट कैपेसिटी है, एनर्जी है, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी। कहने का सेंस गाइज ये हुआ, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है जैसे कि नॉर्मल आपको बताया गया अमाउंट पर, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। हमने डिस्कस किया कि जैसे कि कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे मास है, वॉल्यूम है, और जितने टाइप के एनर्जी होते हैं सभी एनर्जी, ठीक है, चाहे जैसा टाइप का एनर्जी हो सभी एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में ही आता है। कहने का मतलब वो सारी एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में ही आएगा। तो हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जितने प्रकार की एनर्जी है, जैसे इंथैल्पी है, हीट है, जैसे इंथैल्पी का मतलब हीट हुआ, वो भी एक टाइप की एनर्जी हुआ, गिब्स फ्री एनर्जी हुआ, इंटरनल एनर्जी हुआ, एक्सटर्नल एनर्जी हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने प्रकार की एनर्जी से रिलेटेड है वो सारी एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है। दूसरा हमने डिस्कस किया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी दिया है, सम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे कि जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड ना करता हो, जैसे टेम्परेचर है, ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डेंसिटी है, प्रेशर है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विस्कोसिटी है, कंसंट्रेशन है। जितने प्रकार के कंसंट्रेशन टर्म होते हैं सभी कंसंट्रेशन टर्म एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसका मतलब जैसे पीएच हुआ मित्रों, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशिया हाइड्रोजीनिया, या पीएच का फुल फॉर्म एक और है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या पीएच का फुल फॉर्म एक और है आप कह सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने आपने देखा है पीएच की डिफिनीशन क्या होती है। पीएच की डिफिनीशन होती है माइनस लॉग, पहले फार्मूला देख लो, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। पीएच की डिफिनीशन होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ओके। तो डिफिनीशन है पीएच की नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और पीएच को डिस्कवर किए थे साइंटिस्ट SPL सोरेनसन ने। किसने किया था? SPL सोरेनसन ने, सोरेनसन, ओके। तो पीएच को किसने डिस्कवर किया? SPL सोरेनसन ने डिस्कवर किया। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशिया हाइड्रोजीनिया, कोई भी आप बताओ।
ओके, पीएच की फार्मूला होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। पीएच की डिफिनीशन होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हम देखते हैं डिफिनीशन में कहता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की बात कर दिया ना, तो जान लीजिए अगर कहीं भी किसी प्रकार का कंसंट्रेशन टर्म दिया हो तो वह एक कंसंट्रेशन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। इसका मतलब वह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे आगे देखते हैं, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, नॉर्मेलिटी है, ऑल कंसंट्रेशन टर्म, ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं मित्रों, हम देखते हैं अब क्या हेडिंग है। देखिएगा हेडिंग क्या है, उसी से रिलेटेड हम कुछ और पढ़ेंगे। दिया है द एक, कैसे हम जानते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, कैसे पहचानेंगे। कह रहा द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को पहचानने का एक तरीका और है। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसका मतलब किसी दो, ठीक है, कह रहा द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, किन्हीं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। ओके, चलिए एग्जांपल देख लिया जाए। जैसे A अपान बी, ए अपान बी इक्वल टू सी, आप अच्छे से देखिए, दिया है ए अपान बी इक्वल टू सी। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि ए एंड बी ये दोनों का रेशियो है। ए भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो, बी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो, तो ए भी एक्सटेंसिव, बी भी एक्सटेंसिव, दोनों मिलकर जो बनाएंगे वह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, किन्हीं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है वो कहलाता है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं और देखते हैं। जैसे कि मैं आपको समझा दिया अच्छे से, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ए और बी, ठीक है, दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं और दोनों मिलकर बनाते हैं एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल देख लिया जाए मित्रों। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हो, मोलर एंट्रोपी। क्या होता है मोलर एंट्रोपी? ठीक है, मोलर एंट्रोपी का मतलब किसी भी एंट्रोपी का जो 1 मोल है पर मोल ऑफ द एंट्रोपी आर कॉल्ड मोलर एंट्रोपी। डिफिनीशन आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं? आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा। कम आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जो भी 11th क्लास के बच्चे एडमिशन करा लिए हैं, मैंने वीडियो भेजा तो कुछ बच्चे अभी वॉच नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को वॉच करें और अपनी नोट्स में नोट करें, क्योंकि ठीक है, मैं बीच बीच में बच्चों को बुलाऊंगा स्कूल में, क्योंकि कोरोना को देखते हुए डेली तो नहीं बुला सकता मैं न रेगुलर, इसलिए मैं बीच बीच में 2-2 बच्चों को ना, उनको जैसे मैं देखूंगा थोड़ा सा डाउन होगा तो मैं उनको इन्फॉर्म करूंगा, वो लोग आएंगे। ठीक है, तो आप लोग आइएगा, जिन सभी को नहीं आना, 1-1, 2-2 बच्चों को बुलाया जाएगा, उनकी नोट्स चेक की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उन्हें नंबर जो भी देना होगा, जैसे क्या करना होगा, और उनका पेपर भी जैसा होगा उन सब में उनको, ठीक है, वेटेज दिया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए और नोट्स इधर उधर मत बनाइए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको बनाइए, अच्छे से पढ़िए और सिस्टमेटिक वे में पढ़िए। ओके बच्चों, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग देख रहे हो मोलर एंट्रोपी क्या होता है, आपको अच्छे से समझना चाहिए। पहले मोलर एंट्रोपी क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पर मोल ऑफ द एंट्रोपी, किसी भी एंट्रोपी का जो पर मोल है, ठीक है, किसी मोल का कह रहा पर मोल ऑफ द एंट्रोपी, ठीक है, किसी भी एंट्रोपी का पर मोल, ठीक है, वह कहलाता है मोलर एंट्रोपी। जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, एंट्रोपी अपान मोल, मोल का मतलब 1 मोल, एंट्रोपी अपान, कोई भी वस्तु की एंट्रोपी आपको बतानी है तो उसके 1 मोल, उस एंट्रोपी का जो 1 मोल है, 1 मोल ऑफ द एंट्रोपी, पर मोल ऑफ द एंट्रोपी आर कॉल्ड मोलर एंट्रोपी। डिफिनीशन आप एक लाइन में बताइए, मोलर एंट्रोपी, व्हाट डू यू मीन बाय मोलर एंट्रोपी? तो डिफिनीशन आप क्या बताओगे? आंसर आप दोगे कि पर मोल ऑफ द एंट्रोपी आर कॉल्ड मोलर एंट्रोपी। ठीक है, मतलब एंट्रोपी का जो पर मोल है वही कहलाता है मोलर एंट्रोपी। तो आपको समझ में आ रहा होगा मित्रों। तो हम देख रहे हैं फार्मूला मोलर एंट्रोपी इक्वल टू एंट्रोपी अपान मोल। तो एंट्रोपी भी एक हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अब मोल भी हमारा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव अपान एक्सटेंसिव इक्वल टू जो बनेगा वो बन जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो समझ में आ रहा होगा इंटेंसिव क्या होता है। इंटेंसिव का मतलब 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो कहलाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके गाइस, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
आप लोग देखिएगा दिया है सो मोलर एंट्रोपी, यहाँ से देखिएगा सो मोलर एंट्रोपी कामा मोलर इंथैल्पी कामा मोलर इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा ऑल ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये सभी इंटरनल एनर्जी के पार्ट हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसमें और देख लिया जाए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो एक बात और भी है, मोलर एंट्रोपी हुआ, मोलर इंथैल्पी हुआ, मोलर इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा। इस प्रकार से ऑल ऑफ इंटरनल एनर्जी, जितने प्रकार की इंटरनल एनर्जी होती हैं सभी एक, ठीक है, सभी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। चाहे आप समझिएगा, चाहे मोलर एंट्रोपी हो जाए, मोलर इंथैल्पी हो, या मोलर इंटरनल एनर्जी हो, या ऑल टाइप की इंटरनल एनर्जी हो, ठीक है, ये सभी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। पीएच के बारे में भी मैं बताया था, वो भी एक बार देख लो। और पीएच इज आल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पीएच एक आल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों है भाई, ये भी जानिए। क्योंकि अभी मैंने बताया पीएच की डिफिनीशन है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। आपने देखा होगा डिफिनीशन पीएच की क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का जिक्र कर दिया कि नहीं कर दिया? तो जहाँ पे कंसंट्रेशन की बात आ जाए वो सारे कंसंट्रेशन टर्म कहलाएंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कोई भी कंसंट्रेशन टर्म हो, सारे कंसंट्रेशन टर्म आर कॉल्ड, ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म आर ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके गाइज, तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों आप लोग अब एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, सभी बच्चे देख लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, जितना मैंने पढ़ाया उसी से मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, निम्नलिखित में से बताइए कौन एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, आपको मालूम है, मैंने भी एग्जांपल दिखाया था। आगे है गिब्स फ्री एनर्जी, एनर्जी कोई भी हो, अभी भी मैं पढ़ाया था, किसी प्रकार की एनर्जी, खूब अच्छे से देख लीजिए। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन है। ओके, तो चलिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, कह रहा है गिब्स फ्री एनर्जी। तो अभी मैं बताया था किसी कोई भी प्रकार की एनर्जी हो, कोई भी प्रकार की एनर्जी हो तो वह एक, अच्छे से समझिए, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, पहले आप एक बार देख लीजिए एग्जाम्पल, जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए बच्चों। चलिए ठीक है, एक बार देख लीजिए अच्छे से, एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, मैं अभी आपको बताया था, क्या बताया था, 1 मिनट। चलिए ठीक है, देखिए मैंने बताया कि इंटरनल एनर्जी, ये देख रहे हो आप इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इस प्रकार से इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है। तो कोई भी प्रकार की एनर्जी होगी वह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगी। तो आप सोच रहे होंगे सर अभी आप यहाँ पे एक चीज़ और बता दिए थे, वो इंटेंसिव था। ये देखिए, ये है ऑल ऑफ इंटरनल एनर्जी, सभी इंटरनल एनर्जी क्या है। तो देखिए जो एनर्जी होती है, ठीक है, वह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन इंटेंसिव क्या है, यहाँ ये समझने की बात है। ये मत समझना कि ऑल ऑफ इंटरनल एनर्जी आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नहीं, जितने प्रकार की इंटरनल एनर्जी हो उनका रेशियो भी किसी न किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से यदि हो, ठीक है। अब यहाँ इंटरनल एनर्जी का मतलब मोलर इंटरनल एनर्जी की बात कर दे, बात समझिए, मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ। देखिएगा, देखिए यहाँ पे बच्चों ये समझना है कि जैसे कि अभी आप देखिएगा कहीं पे अगर, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में आपको दिखाया था, आप देखिएगा अभी वहाँ पे इंथैल्पी भी है, ये देखिएगा। चलिए देखिए, आप अच्छे से देखिए पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ कह रहा है बेटा एनर्जी, तो जान लो एक एक्सटर्नल क्या नाम है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, एंट्रोपी है, ये सभी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टियां हैं। लेकिन यदि इनके नेम के पहले मोलर लग जाए, जैसे मोलर इंथैल्पी, मोलर एनर्जी,
मोलर एंट्रोपी, मोलर इंटरनल एनर्जी, मतलब इनके नाम के पहले यदि मोलर लग जाएगा तो जैसे मोलर इंथैल्पी तो इंथैल्पी अपान 1 मोल, इंटरनल एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी अपान 1 मोल। तो मोलर लगने से वो फ्रैक्शन में हो जाएगा, और जो फ्रैक्शन में हो जाएगा अभी अभी आपने देखा होगा, जो फ्रैक्शन में हो जाएगा ये देखिए, जैसे कि ये देखिए, जैसे कि मित्रों आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, नहीं बड़ा कन्फ्यूज़न होगा। मोलर इंट्रॉपी कह रहा है। अब देखो इंट्रॉपी, अगर इंट्रॉपी देखोगे तो इंट्रॉपी केवल इंट्रॉपी, यहाँ अंतर समझिए। अगर केवल इंट्रॉपी लिखा हो, देखिए ये कहीं पे केवल इंट्रॉपी लिखा हो, इंट्रॉपी, कहीं पे केवल इंट्रॉपी लिखा हो तो केवल इंट्रॉपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कहीं पे इंट्रॉपी या कहीं पे इंथैल्पी लिखा हो, इंथैल्पी, कहीं इंथैल्पी लिखा हो तो इंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन बच्चों कहीं पे एनर्जी जैसे लिखा हो, एनर्जी, कोई एनर्जी लिखा हो तो किसी प्रकार की जो एनर्जी है वह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन इनके नेम के पहले यदि मोलर लग जाए, क्या लग जाए, मोलर, यदि इनके नाम के पहले मोलर लग जाएगा तो वह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। एक्सटेंसिव तब नहीं रह जाएगा, तब इंटेंसिव हो जाएगा। कैसे, देख लीजिएगा। जैसे इंट्रॉपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कैसी है, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन नाम के पहले मोलर लग गया तो भैया इंटेंसिव हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हो गया, क्योंकि मोलर लगने से ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मोलर एंट्रोपी का फार्मूला है एंट्रोपी अपान पर मोल, एंट्रोपी अपान 1 मोल, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कह रहा मोलर एंट्रोपी, बच्चों देखिएगा, मोलर एंट्रोपी का मतलब हुआ कि एंट्रोपी अपान पर मोल, ठीक है, तो अपान हो गया ना। अब यहाँ एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, मोल भी एक्सटेंसिव है, और एक्सटेंसिव अपान एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव अपान एक्सटेंसिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। तो यही समझना है। जैसे यहाँ पे केवल अगर इंट्रॉपी की बात करता तब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता, ठीक है, लेकिन यहाँ मोलर लगा दिया तो मोलर का मतलब हो गया कि ये फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में आने का मतलब हुआ कि जैसे इंट्रॉपी है तो इंट्रॉपी एक जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मानी जाएगी, लेकिन यहीं आपकी इंट्रॉपी के पहले यदि मोलर लग गया तो ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत। मोलर का मतलब, मोलर इंट्रॉपी का मतलब पर मोल ऑफ द इंट्रॉपी, ठीक है, मतलब इंट्रॉपी का पर 1 मोल। तो जैसे इसका फार्मूला हो जाएगा मोलर इंट्रॉपी का, क्या हो जाएगा, जैसे मोलर इंट्रॉपी इक्वल टू, अब यहाँ से कोई पूछे कि इंट्रॉपी क्या है, केवल इंट्रॉपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंथैल्पी क्या है, तो इंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा होगा। लेकिन नाम के पहले यदि इनकी मोलर लग गया, जैसे एनर्जी क्या है, तो एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, गिब्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन नाम के पहले यदि मोलर लगा तो तुरंत बता दीजिए इंटेंसिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे मोलर लगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, जैसे इन मोलर इंट्रॉपी, तो इसका फार्मूला हो गया इंट्रॉपी अपान पर मोल। जैसे यहाँ दे दिया मोलर इंथैल्पी, क्या दे दिया, जैसे देखिए ये, जैसे दे दिया बच्चों की मोलर इंथैल्पी, तो मोलर इंथैल्पी इक्वल टू हो जाएगा इंथैल्पी अपान पर मोल, इंथैल्पी अपान पर मोल। आप समझिए, देखिए रेशियो में आ गया कि नहीं। अब यहाँ पे इंथैल्पी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव अपान एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपान एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इक्वल टू फार्मूला होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यही ध्यान देना है, नाम के पहले मोलर लग जाएगा तो इनमें बस सिंपल बता देना है कि वह एक एक्सटेंसिव अपान एक्सटेंसिव हो जाएगा, और एक्सटेंसिव अपान एक्सटेंसिव को कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए ठीक है, अब आपको आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा वही चीज़ है, यहाँ मोलर इंट्रॉपी की बात कर दिया, इंट्रॉपी की बात किया होता तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता, यहाँ पे इंथैल्पी की बात किया होता तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता, एनर्जी की बात किया होता तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता, लेकिन नाम के पहले सबके मोलर लग गया। जैसे मोलर इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब हुआ कि इंटरनल एनर्जी अपान पर मोल। मोलर इंट्रॉपी, इसका मतलब हुआ इंट्रॉपी अपान पर मोल। मोलर इंथैल्पी, इसका मतलब हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि इंथैल्पी अपान 1 मोल। समझ में आ रहा मित्रों। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि मोलर लगने से ये फ्रैक्शन में हो जाता है, और जैसे अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एक मिनट, मोलर इंथैल्पी है तो मोलर इंथैल्पी इक्वल टू हो जाता है इंथैल्पी
अपान 1 मोल। अब देखिए भाई रूल क्या है, जब ये एक्सटेंसिव है ये भी एक्सटेंसिव है, तो एक्सटेंसिव अपान एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव, इसलिए इंटेंसिव हो जाता है। तो समझ में आया होगा मित्रों। चलिए आगे चलते हैं। वही चीज़ हमको आपको यहाँ ध्यान देना था, बहुत ज़रूरी। यहाँ देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पहले से मालूम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ओके, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ एक ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी एक हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्सटेंसिव, क्योंकि यहाँ मोलर नहीं लगा। अगर यहाँ मोलर गिब्स फ्री एनर्जी की बात करता तो यह भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता। चलिए इन सबको हम प्रूफ करके देखते हैं। अब क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो भैया ये इंटेंसिव है, ये भी इंटेंसिव, ये भी इंटेंसिव, तो यही हमारा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम सबको प्रूफ करके देखते हैं मित्रों। ओके, तो मित्रों हम लोग अब देखते हैं इनका कैसे हम लोग इनको प्रूफ करके दिखाते हैं। चलिए देखते हैं आंसर में क्या दिया है। देख रहे हैं आंसर में है ऑल एनर्जी टर्म्स आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहाँ पे दिया है सो गिब्स फ्री एनर्जी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए एक एक को प्रूफ करके दिखाते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं एक एक को प्रूफ करते हैं, अच्छे से देखिएगा और इन्जॉय करिएगा पढ़ते समय। पहला था हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक बात और है बच्चों, अगर केवल हीट कैपेसिटी की बात करेगा तो वह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलिए वही हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इसका फार्मूला है, देखिएगा, हीट अपान यम इंटू डेल्टा टी। अब हीट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, और यम डेल्टा टी क्या है? एक हमारा जो है यम डेल्टा टी क्या है? ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यम का मतलब यहाँ मास, फिर समझिए, देखिएगा ये है अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, या आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है। फिर से देखिएगा बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात हो रही है, अच्छे से समझिए और बढ़िया से वीडियो को देखिए और इन्जॉय करिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू है अमाउंट ऑफ हीट का मतलब हुआ एनर्जी एंड यम इंटू डेल्टा टी। यम क्या है? मास है। तो भाई अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी एक टाइप की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, आपको मालूम है। और यम क्या है? ये भी यम मीन्स मास, मास भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आपको हमको मालूम है एक्सटेंसिव अपान एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो इस प्रकार से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। चलिए दूसरा चेक करते हैं हम लोग। दूसरा देखते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कहते हैं ईएमएफ, शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू फार्मूला है वर्क अपान हीट। क्या होता है? वर्क अपान हीट। फिर से देखिए मित्रों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का शॉर्ट फॉर्म होता है ईएमएफ, ठीक है। तो अच्छे से देखते रहिए, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट फॉर्म ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू फार्मूला है वर्क अपान हीट। तो वर्क हमारा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और हीट मीन्स एनर्जी भी एक टाइप की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो वहीं फिर हुआ यहाँ पे कंडीशन, वहीं देखिएगा, एक्सटेंसिव अपान एक्सटेंसिव, देखते रहिएगा, एक्सटेंसिव अपान एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसीलिए हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी एक टाइप की इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है कि टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला है वर्क अपान हीट। तो वर्क भी एक एक्सटेंसिव, हीट भी एक एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव अपान एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी एक टाइप का हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। ओके, तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको मित्रों ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगले पे। अगला हेडिंग आ जाता है, अगले नेक्स्ट नंबर पे हेडिंग है
अब हम लोग को ये हेडिंग पढ़ना है स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन। स्टेट वेरिएबल को ही स्टेट फंक्शन भी कहते हैं, स्टेट फंक्शन को ही स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं। ओके, तो इनका नेम थोड़ा डिफर है लेकिन मतलब एक ही हुआ, तो मीन्स एक ही है, इसलिए आप अच्छे से समझिए। आपको हेडिंग बच्चों लिखना है स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस, खूब अच्छे तरीके से। तो हेडिंग नोट करने के बाद चलिए हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या होते हैं स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन, इनको हम अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो देखिएगा, दिया है इफ़ एनी कंडीशन ऑफ सिस्टम, ओके, और एनी स्टेट ऑफ सिस्टम विच आर डिफाइंड बाय दीज वेरिएबल्स are called state variables or state function. ओके, इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेट पैरामीटर, इनको स्टेट पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं। फिर से डिफिनीशन हम लोग चेक करते हैं स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन के बारे में। तो मित्रों की मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्टेट वेरिएबल, इसका मतलब थोड़ा समझिए क्या कह रहा है, स्टार्टिंग से समझिए। फिर से मैं रिपीट कर दूँ एक बार डिफिनीशन को, इफ़ एनी कंडीशन ऑफ सिस्टम or any state of system which are defined by these variables are called state variables or state functions. It is also called state parameters. इनको हम state parameter के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं। कह रहा है इफ़ एनी कंडीशन ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की कोई कंडीशन हो, ठीक है, और एनी स्टेट ऑफ सिस्टम, अथवा सिस्टम की कोई भी स्टेट हो, विच आर डिफाइंड बाई दीज वेरिएबल्स, जिनको हम डिफाइंड कर सकें इन कुछ वेरिएबल्स के द्वारा, आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन, उन्हीं को कहते हैं स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन। ठीक, ओके, इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेट पैरामीटर, इनको स्टेट पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा आप नीचे आइए, मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ, देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल एक देखिएगा, जैसे एक गैस है, गैस का प्रेशर, यहाँ पे देखिएगा कोई भी गैस है तो 3 फैक्टर पे मेन डिपेंड करता है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कोई गैस है, तो गैस का मैंने तीनों जो है कंडीशन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, सपोज करिए एक गैस है, उसका प्रेशर कुछ 1 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम 280 ml है। ओके, तो यही गैस, ठीक है, तो गैस सपोज करिए ये गैस हमारा यहाँ पे ये गैस, जैसे कि हमारा गैस है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, गैस का जो है, गैस 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पर। तो मैं आपको अभी भी बताया कि सपोज करिए कि गैस का प्रेशर कुछ 1 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम 28 ml है, ठीक है। तो यदि इसका हम स्टेट चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें, स्टेट चेंज करेंगे तो गैस का प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा कि नहीं। तो इसी को कहते हैं स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन। फिर से मैं बता दूं, स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन क्या है, मैं बता रहा हूं। सपोज करिए कोई गैस लीजिए, गैस के 3 फैक्टर हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है कि नहीं। तो सपोज करिए कि प्रेशर, जो मैंने प्रेशर लिया गैस का, तो वो कुछ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, टेम्परेचर उसका 26 डिग्री है और वॉल्यूम उसका 28 ml है, ठीक है। तो इस गैस का हम लोग स्टेट चेंज कर देते हैं। जब गैस का स्टेट चेंज कर देते हैं तो यही प्रेशर कुछ न कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर कुछ और हो जाएगा, टेम्परेचर कुछ और हो जाएगा, वॉल्यूम कुछ और हो जाएगा। सपोज करिए कुछ हमने ले लिया अपने मन से कि कुछ न कुछ चेंज हुआ, तो जो चेंज है वही कहलाता है स्टेट चेंज या स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, स्टेट पैरामीटर। ओके, तो गाइज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार डिफिनीशन आप फिर से रिवाइज कर लीजिए स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल की। ओके, इफ़ एनी कंडीशन ऑफ सिस्टम और एनी स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम की कोई कंडीशन हो या सिस्टम किसी भी स्टेट में हो, आर डिफाइंड बाई दीज वेरिएबल्स, इनको हम इन्हीं कुछ वेरिएबल्स के द्वारा डिफाइन करते हैं, जिसे कहते हैं स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल या स्टेट पैरामीटर। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिखाया कि सपोज करिए एक गैस है, गैस का प्रेशर कुछ न कुछ 1 एटमॉस्फेयर है, मतलब अपने मन से लीजिए 26 डिग्री है या 28 ml उसका वॉल्यूम है। तो यदि हम इस गैस का स्टेट चेंज करते हैं तो प्रेशर भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो यही स्टेट का चेंज ही कहलाता है स्टेट चेंज या स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल
और स्टेट पैरामीटर। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किया है, आप लोग देख लीजिएगा। नोट में दिया है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एट्सेट्रा। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं? दीज वेरिएबल्स विच चेंज द स्टेट ऑफ गैस। ये जितने भी वेरिएबल आपको दिख रहे हैं ये सभी गैस की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन। आई रिपीट अगेन अबाउट दिस। ओके, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट किया है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नोट में मैंने क्या बताया बच्चों कि नोट में मैंने आपको बताया कि नोट में क्या बताया, देखिएगा। जैसे कह रहा है प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, वॉल्यूम हुआ, नंबर ऑफ मोल्स हुआ, इंथैल्पी हुआ, एंट्रोपी हुआ, इंटरनल एनर्जी हुआ, गिब्स फ्री एनर्जी हुआ, एट्सेट्रा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जितने भी वेरिएबल हैं, These variables which change the state of any gas, ये सभी वेरिएबल किसी गैस की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। So these type of variables are called state function और state variable और state parameter। इसलिए इन्हीं सभी वेरिएबल को कहते हैं स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन। मतलब कहने का सेंस हुआ स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन या स्टेट पैरामीटर हम कहते किसको हैं? हम ऐसे वेरिएबल या ऐसे टर्म जो किसी भी गैस के स्टेट को चेंज कर सके, ऐसे कोई भी टर्म जो किसी भी गैस का कोई भी स्टेट चेंज कर सकें। यहाँ फिर समझिएगा, मैं बताना चाह रहा हूँ मित्रों बस एक ही चीज़ आपको कि स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन और स्टेट पैरामीटर क्या होता है। आप अच्छे सुन लीजिए फिर से, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल या स्टेट पैरामीटर, ठीक है, ऐसा कोई भी टर्म जैसे कि चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे इंटरनल एनर्जी हो, चाहे नंबर ऑफ मोल्स हो, चाहे एंट्रोपी हो, चाहे एंथैल्पी हो, ठीक है, चाहे गिब्स फ्री एनर्जी हो, ठीक है, तो ऐसा कोई भी टर्म्स, ठीक है, जो किसी भी गैस की स्टेट को चेंज कर दे वही कहलाता है स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल या स्टेट पैरामीटर। ओके गाइस, तो आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए हम आगे देखते हैं। आपको मैं थोड़ा सा और भी दिखाना चाह रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए। जैसे मैंने नोट किया स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल को हम और एक तरीके से बता सकते हैं, आप देखिएगा अच्छे से। देखिएगा स्टेट फंक्शन, ठीक है, स्टेट फंक्शन जो होता है किसी भी बॉडी का स्टेट फंक्शन चेंज कर देता है। ठीक है, स्टेट फंक्शन चेंजेस दैट, जो स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है, वो चेंज करता है दैट डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन स्टेट। कहने का सेंस ये हुआ कि स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल, ठीक है, ये किसी भी गैस की सिस्टम, किसी भी गैस के स्टेट को चेंज करता है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ठीक है, डिपेंड करता है ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के ऊपर, गैस के इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के ऊपर। तो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। फिर से देखिएगा, मैंने स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल को डिफाइन दूसरे तरीके से किया है। कैसे? कि किसी भी सिस्टम का जैसे कि स्टेट फंक्शन है, ठीक है, तो किसी भी सिस्टम का जो स्टेट फंक्शन होगा वो चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? स्टेट को चेंज करता है भाई। उस कोई भी गैस है, सपोज करिए एक सिस्टम है, तो उसका जो स्टेट चेंज होता है वो डिपेंड करता है, मतलब स्टेट फंक्शन चेंजेस, ठीक है, स्टेट फंक्शन किसी भी सिस्टम का जो स्टेट फंक्शन है वो चेंज करेगा, दैट डिपेंड, और वो डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन चेंज होगा। स्टेट फंक्शन का मतलब किसी भी गैस का स्टेट चेंज होगा तो वो डिपेंड करेगा ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। ओके, तो कहने का सेंस आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी गैस का यदि स्टेट चेंज होगा, ठीक है, तो वह डिपेंड करेगा ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर। ओके, चलिए ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, देखिएगा। ये देखिएगा, ये आप देख रहे हो, सपोज करिए कि ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा इसी को और अच्छे से समझाऊँ। ये देखिए, अच्छे से देख लीजिए, सॉरी,
ये चलिए ठीक है, ये हो गया इधर, ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा वॉल्यूम है। तो मित्रों यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये इनिशियल स्टेट की कंडीशन में दिखा रहा हूँ। किसकी है? इनिशियल, ये इनिशियल स्टेट की कंडीशन है, और ये फाइनल स्टेट की कंडीशन में ले रहा हूँ। ठीक है, आप देखिएगा एक चीज़, यहाँ क्या देखना है, ये फर्स्ट इनिशियल है, दूसरा फाइनल है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये समझना है कि मैं बस एक ही चीज़ बताना चाह रहा हूँ इसमें, कि कोई भी गैस है उसका जो इनिशियल कंडीशन होगा, इनिशियल कंडीशन पे जो भी उसका प्रेशर होगा, ठीक है, इनिशियल कंडीशन पे जो भी उसका कह सकते हो आप नॉर्मल वे में, कि जो भी उसमें इनिशियल कंडीशन कभी भी फाइनल कंडीशन के इक्वल नहीं होगा, ये आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आपको फिर से देखिएगा, मैं जैसे कि अभी आपको ऊपर क्या दिखाया, देखिएगा कि यही चीज़ ध्यान दीजिए। कह रहा है स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। ठीक है, किसी भी गैस का जो स्टेट चेंज होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ आप समझिएगा। वैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, ये आप देख रहे हो कंडीशन, ठीक है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। तो ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट, ये नंबर 1 इनिशियल, नंबर 2 फाइनल। तो इनिशियल स्टेट, इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन के इक्वल नहीं होता है कभी भी। ठीक है, इसीलिए जब इक्वल नहीं होगा, इनिशियल कंडीशन जैसे कि आप देख रहे हो, कोई भी बॉडी है उसकी इनिशियल कंडीशन कुछ और है, फाइनल कंडीशन कुछ और है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मैंने ये फिगर जो ग्राफ बनाया है, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ऊपर है। ठीक है, तो ये नंबर फर्स्ट इनिशियल है, नंबर 2 फाइनल स्टेट पे है। यहाँ पे बताया गया कि इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन के इक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा तो कंडीशन इक्विलिब्रियम की हो जाएगी, तो आपको ध्यान देना है। तो ऐसे कंडीशन में जो डेल्टा पी होगा चेंज होगा। सपोज करिए इनिशियल में प्रेशर P1 है, फाइनल में प्रेशर P2 हुआ, या ऐसे नॉर्मल समझो कि आप हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं थोड़ा सा, इनिशियल का वॉल्यूम V1 है, फाइनल का वॉल्यूम V2 है। ठीक है, तो उनका जो चेंज, जैसे इनिशियल का प्रेशर P1 हुआ, फाइनल का प्रेशर P2 हुआ, तो जो चेंज होता है, ठीक है, चेंज ऑफ प्रेशर इक्वल टू डेल्टा पी का मतलब हुआ चेंज इन प्रेशर, ठीक है, इक्वल टू PF माइनस PI। इसका मतलब फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर इक्वल टू डेल्टा पी। ऐसे दूसरा है डेल्टा ई इक्वल टू फाइनल, डेल्टा ई मीन्स हुआ इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा ई इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ऐसे ही हम डेल्टा वी का देखते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू VF माइनस VI, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ऐसे इंट्रॉपी का है तो फाइनल इंट्रॉपी माइनस इनिशियल इंट्रॉपी इक्वल टू डेल्टा एस। ऐसे टेम्परेचर का है डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा TF माइनस डेल्टा TI। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया है हीट एंड वर्क इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। बहुत अच्छी लाइन है और अच्छे से नोट कर लो, नहीं कभी याद नहीं रहेगा। हीट एंड वर्क इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन या और स्टेट वेरिएबल। हीट एंड वर्क ये दोनों देखिएगा, हीट एंड वर्क इज़ नॉट अ स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन। हीट एंड वर्क एक स्टेट वेरिएबल नहीं होता है। आगे, हीट एंड वर्क इज़ अ पाथ फंक्शन, ये एक पाथ फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हीट एंड वर्क एक पाथ फंक्शन है एंड हीट एंड वर्क इज़ नॉट अ स्टेट वेरिएबल, ये स्टेट वेरिएबल नहीं होते हैं। अच्छे से देखिएगा, हीट एंड वर्क इज़ नॉट अ स्टेट वेरिएबल, हीट एंड वर्क एक स्टेट वेरिएबल नहीं होते हैं। तो हीट एंड वर्क एक ही पाथ फंक्शन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ ये दोनों लाइन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना चाहिए कि हीट एंड वर्क इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, या ऐसे कह सकते हो कि हीट एंड वर्क इज़ नॉट अ स्टेट वेरिएबल, ये स्टेट वेरिएबल नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं? तो आप कह सकते हो कि हीट एंड वर्क एक पाथ फंक्शन होते हैं, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन अब जैसे यहाँ पे समझना क्या है कि कौन कौन डिपेंड करता है इनिशियल फाइनल कंडीशन के ऊपर।
प्रेशर जो है ये डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के ऊपर। इंटरनल एनर्जी इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। वॉल्यूम इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। एंट्रोपी इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इंथैल्पी डेल्टा एच इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मित्रों हीट एंड वर्क ये इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है, यह एक पाथ फंक्शन है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस, नया हेडिंग है। हेडिंग देखिएगा, हेडिंग क्या है अच्छे से देखते रहिए। हेडिंग है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? दोज प्रोसेस इन विच वेरिएबल आर चेंजेस। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपको एकदम सिंपल लाइन में बता दिया गया कि साइक्लिक प्रोसेस क्या है। तो आप कह सकते हो साइक्लिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच वेरिएबल्स आर चेंजेस, जिसमें वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, वही साइक्लिक प्रोसेस है। चलिए ठीक है, हमने दो डिफिनीशन नोट किया है साइक्लिक प्रोसेस की। एक डिफिनीशन फिर से पहले वाला देखिए, दोज प्रोसेस इन विच वेरिएबल्स आर चेंजेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वेरिएबल चेंज होते हों साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। दूसरी डिफिनीशन है साइक्लिक प्रोसेस की, दोज प्रोसेस इन विच a reaction which are start from initial to final state and come back from final to initial state are called cyclic process. फिर से I repeat again about cyclic process. Those process in which a reaction which are start from initial to final state and come back from final to initial state, then these process are called cyclic process और रिवर्सिबल प्रोसेस। इसी को रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं भाई, जो किसी भी रिएक्शन में जो इनिशियल से फाइनल में जाए और फिर फाइनल से इनिशियल में आ जाए तो साइक्लिक मूव कर रहा है, साइक्लिक प्रोसेस हुआ और एक रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। चलिए ठीक है, कुछ एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको। जैसे हमने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। देखिएगा हमने साइक्लिक प्रोसेस का एक एग्जांपल लिया है, अच्छे से आप देखते रहिए, अच्छे से देखिएगा, दिख रहा होगा आपको। ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है साइक्लिक मोमेंट है, ये मोमेंट साइक्लिक है। तो यहाँ पे कभी भी आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब साइक्लिक प्रोसेस की बात हो, साइक्लिक प्रोसेस का केस हो, तो ऐसे कंडीशन में प्रेशर ज़ीरो होगा, इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगा, इंट्रोपी ज़ीरो होगा, वॉल्यूम ज़ीरो होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ हीट या आप कह सकते हो हीट ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा पाथ फंक्शन के ऊपर। बहुत बढ़िया समझिएगा, फिर से मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, अच्छे से देखिएगा बच्चों, मैं आपको ये बता रहा हूं, बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूं, बहुत अच्छे से देखिए, इससे मज़ा आ जाए आपको। बस क्या बताया जा रहा है कि जैसे सपोज करिए एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, कैसा प्रोसेस है? साइक्लिक, ठीक है। और इस साइक्लिक प्रोसेस में ये हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है। और इस ग्राफ में हम एक साइक्लिक प्रोसेस का हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग थोड़ा देखते हैं कैसे। देखो ये साइक्लिक मूवमेंट हो रहा है, ये साइक्लिक मूवमेंट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, साइक्लिक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी साइक्लिक प्रोसेस हो, ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में अभी हमने देखा कि डिफिनीशन क्या था, आप देखिएगा, ये देखिए, कह रहा है दोज प्रोसेस इन विच वेरिएबल्स आर चेंजेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें वेरिएबल चेंज हो जाते हों। तो चलिए वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे बना हुआ है, साइक्लिक मूवमेंट हो रहा है। तो साइक्लिक प्रोसेस में कोई भी चीज़ यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचा, यहाँ से फिर आके यहीं फिर पहुँच गया, तो उसका प्रेशर जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से फिर से पहुँच गया। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर कोई बॉडी है, मैं जहाँ कलर कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई बॉडी है, इसका प्रेशर अभी P1 है, लेकिन ये बॉडी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर अपने स्थान पर आ गया, तो प्रेशर इसका जो था वहीं फिर हो गया, ठीक है, अपने इनिशियल कंडीशन में फिर से आ गया, तो प्रेशर इसका जीरो हो गया। वैसे इंटरनल एनर्जी है, ये ऐसे मूव किया तो फिर से ये भी जीरो हुआ, इंट्रोपी भी जीरो हुआ, और हमारा जो है क्या नाम है, वॉल्यूम भी जीरो हुआ।
तो इसीलिए ये सभी इनिशियल से फाइनल पे गए, फाइनल से फिर से इनिशियल पे आ गए। तो इनका जो डेल्टा पी हुआ, डेल्टा ई हुआ, डेल्टा एस हुआ, डेल्टा वी हुआ, ये सभी अच्छे से देखिएगा, ये सभी जीरो हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सभी स्टेट फंक्शन हैं, स्टेट वेरिएबल हैं। लेकिन जो अमाउंट ऑफ हीट है, यहाँ पे सपोज के लिए कुछ हीट रहा होगा, यहाँ पहुँचा कुछ हीट हुआ, तो हीट कुछ न कुछ चेंज होगा, क्योंकि पाथ फंक्शन है। क्योंकि आपको मालूम है, कभी अभी मैंने बताया वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन, ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको समझना चाहिए कि हीट यहाँ से यहाँ जाएगा, देखिएगा हीट जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर से यहीं आएगा, तो कुछ न कुछ हीट में चेंजिंग हो जाएगी। तो जो हीट में चेंजिंग होगी तो वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर डेल्टा क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट एक पाथ फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे मित्रों प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, वॉल्यूम, ये सभी स्टेट फंक्शन है। ओके, तो समझ में आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आगे दिया है, देखते रहिएगा। इन एनी साइक्लिक प्रोसेस, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, द चेंज इन स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन आर ऑलवेज जीरो, ये हमेशा जीरो होंगे। बहुत अच्छी लाइन है, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए सभी बच्चों को। कह रहा है कि इन एनी साइक्लिक प्रोसेस, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो या किसी साइक्लिक प्रोसेस में द चेंज इन स्टेट वेरिएबल, ठीक है, और स्टेट फंक्शन आर ऑलवेज ज़ीरो, ये हमेशा जीरो होंगे। ठीक है, लेकिन अमाउंट ऑफ हीट या वर्क ये जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट एंड वर्क ये दोनों पाथ फंक्शन हैं। लेकिन अदर जो जैसे प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, ये सभी एक एनर्जी हुआ, ये सभी एक हमारे जो है एक क्या कह सकते हो आप, जो है स्टेट फंक्शन हैं, स्टेट वेरिएबल हैं। तो समझ में आ गया होगा मित्रों। चलिए हम आगे चलते हैं, और ये लाइन आपको भूलना नहीं है, मैं ये लाइन में फिर से एक बार बता रहा हूँ। इन एनी साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शंस आर ऑलवेज जीरो। बहुत अच्छी लाइन है, आपको याद हो जाना चाहिए भाई। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दिया है टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में हम लोग देखते हैं, कितने टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। तो आप अच्छे से देखते रहिए। टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बच्चे इसको नोट कर लेंगे और यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हेडिंग मेंशन करने के बाद आप पहला हेडिंग लिखेंगे। पहला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, उसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छे से नोट करेंगे बच्चों, क्या है आप नोट करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में आप एक एक चीज़ को समझिए। आइसो मीन्स होता है सेम, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम हो, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट हो। ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर जीरो हो, तो वही कहलाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो गाइज मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वैसे मेनली 5 है, लेकिन हम एक एक को काउंट करते हैं। टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहले होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ट्रिक से याद किया करिए, आइसो मीन्स सेम हुआ, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर सेम हो या रिमेंस कांस्टेंट हो, उसे बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। और ऐसे कंडीशन में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, टेम्परेचर जीरो रहता है। तो चलिए डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं आइसोथर्मल की। दिया है, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। बहुत अच्छी लाइन, कि कोई भी क्वेश्चन को पूछे कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, तो आपका बस एक ही आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप करे आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, तो आपका ट्रिक से देखो, आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट हो, सेम हो, वो कहलाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। देन यू कैन से अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस, दोज प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट हो, इसका मतलब टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये आपका जीरो हो तो उसे कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है इसके लिए, देखिएगा अच्छे से। दिया है, इन केस ऑफ आइडियल गैस इफ़ डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो देन डेल्टा ई इक्वल टू ऑल्सो जीरो।
क्या बात है, कह रहा है कि सपोज करिए कि यदि आइडियल गैस की बात की जाए तो आइडियल गैस के केस में यदि डेल्टा टी हमारा जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। चलिए प्रूफ करके हम लोग देखते हैं कैसा हो रहा है कि नहीं। लेकिन नीचे दिया है इट इज़ ओनली इन केस ऑफ आइडियल गैस। यह जो कंडीशन फॉलो हो रही है डेल्टा टी इक्वल टू जीरो या डेल्टा ई इक्वल टू जीरो, ये केवल आइडियल गैस के केस में हो सकता है बस। ओके, आइडियल गैस के केस में टेम्परेचर आपका जीरो है तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो है, ओनली इन केस ऑफ आइडियल गैस। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं रीज़न क्या है। बिकॉज इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी गैस विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। क्या बात है, कह रहा है कि क्योंकि इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी के। आगे है यहाँ से एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे अभी अभी हमने देखा कि आइडियल गैस के केस में डेल्टा टी इक्वल टू जीरो है तो डेल्टा ई भी इक्वल टू जीरो है, तो कैसे है वही समझना है हमको। आपको मालूम है फार्मूला इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी। अच्छे से देखिए, फार्मूला होता है इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है मित्रों, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और टेम्परेचर तो आपका पहले से जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ जीरो हो जाएगा, डेल्टा ई आल्सो जीरो हो जाएगा। फिर से देखिए, यदि आइडियल गैस के केस में डेल्टा टी ज़ीरो हो तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो है। कैसे? क्योंकि इंटरनल एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यदि टेम्परेचर जीरो है आपका तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो ई भी जीरो होगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है, इसलिए डेल्टा ई भी जीरो है केवल आइडियल गैस के केस में। अब इसको हम एक तरीके से और प्रूफ करेंगे बॉयल्स लॉ के ऊपर। देखेंगे, बी कैन सोन बाई बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। बहुत बढ़िया बता रहा है, कह रहा है कि इस चीज़ को हमें बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग डिस्कस करना चाहिए। आप देख रहे हैं दिया है बी कैन सोन बाई बॉयल्स लॉ, हम बॉयल्स लॉ के द्वारा शो कर सकते हैं। तो बॉयल्स लॉ है क्या? बॉयल्स लॉ है, यही फार्मूला है बॉयल्स लॉ का। पहले आप फार्मूला देख लो, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। इसका मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज। ओके, तो यहाँ समझना है आपको, चाहे आप इसको वैसे दिखाओ, चाहे मित्रों आप इसको वैसे भी दिखा सकते हो, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, इसको वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे जैसे लिखो। तो यहाँ पे डिफिनीसन हो जाएगा कि बॉयल्स लॉ में क्या होगा, कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब जो प्रेशर है वो वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है, चाहे आप इसको ऐसे दिखाओ चाहे आप इसको वैसे भी दिखा सकते हो, भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, दोनों एक ही चीज़ हुआ। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब हुआ टेम्परेचर इक्वल टू जीरो। तो इनका कुछ ग्राफ कैसे बनेगा देख लिया जाए। ग्राफ, चलिए पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं आइसोथर्मल के केस में। आइसोथर्मल के केस में जब ग्राफ बनाएंगे मित्रों तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे बना रहे हैं। तो जब आइसोथर्मल की बात करेगा तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, अच्छे से देख लीजिए, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ग्राफ देखिएगा, ये और ये हमारा प्रेशर है और ये हमारा वॉल्यूम है। तो ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है, देखिएगा, और यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, और यही हमारा यहाँ पे डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। और जो ये ग्राफ बन रहा है ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह दिखेगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह दिखना चाहिए, जैसे कि आपको फिगर में बना भी है, आप देख रहे हो, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे ग्राफ बना है। ये आइसोथर्मल का कंडीशन ऐसे होगी और डेल्टा टी इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि आइसोथर्मल में जीरो होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पे ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ये हुआ। दूसरा जो ग्राफ बन रहा है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग बन रहा है। बॉयल्स लॉ में भी यही कंडीशन है कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ग्राफ बन रहा है कुछ देखिएगा, कुछ ऐसे ही बनेगा हाइपरबोला की तरह, डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है,
तो ये हमारा बॉयल्स लॉ पे ग्राफ है, तो इसलिए बॉयल्स लॉ और आइसोथर्मल प्रोसेस लगभग दोनों सेम होते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आइसो पहले नंबर पे मैंने पढ़ लिया आइसोथर्मल, दूसरे नंबर पे है आइसोबेरिक प्रोसेस। ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं बच्चों, आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि पहले हमने टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो पहला जो था उसका नाम था आइसोथर्मल प्रोसेस, और दूसरा हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। इनको भी हम ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक से कैसे देखते हैं बच्चों? चलिए, वीडियो तो बड़ा हो रहा है लेकिन ठीक है, इनको हम ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक से कैसे देखेंगे बच्चों, आप देखिएगा। दूसरे नंबर पे है आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक मतलब समझिए, आइसो मीन्स हुआ सेम, आइसो मीन्स क्या हुआ? सेम, और बेरिक बार देखिए, अच्छे से देखिएगा यहाँ पे, देखो आइसो का मतलब हुआ सेम, ठीक है, सेम हुआ। अब बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की, ठीक है। तो देखिएगा सेम क्या हो रहा है? प्रेशर है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसी को मैंने नोट भी किया है, अच्छे से आप देखिएगा। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा आइसो मीन्स हुआ सेम, और बार मीन्स हुआ यूनिट ऑफ प्रेशर। बार मीन्स क्या है मित्रों? यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना अच्छे से, फिर से मैं बता रहा हूँ। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है? आइसोबेरिक, आइसो मीन सेम और बार इज द प्रेशर ऑफ यूनिट। मतलब सेम क्या है? प्रेशर। सेम क्या है? प्रेशर। प्रेशर सेम जहाँ पे हो, इसका मतलब प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा पी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा डेफिनेशन क्या है। क्या नाम इसका था? देखिएगा फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। आइसोबेरिक प्रोसेस में डेफिनेशन आपको बताना है। डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन है द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इट मीन्स डेल्टा पी इक्वल टू 0। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट हो, डेल्टा पी इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे ध्यान देना है। फिर दिया है आगे क्या बताया जा रहा? मोस्टली केमिकल रिएक्शंस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज, 90% डू नॉट चेंज। अच्छे से देखिए, फिर से कह रहा है मोस्टली केमिकल रिएक्शंस, ये लाइन आपको ध्यान देना है। मोस्टली केमिकल रिएक्शंस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज। ज़्यादातर 90% जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें प्रेशर ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज, प्रेशर चेंज नहीं होता है, प्रेशर पे कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। 90%, ज़्यादातर, मैं कंप्लीट की बात नहीं कर रहा हूँ पूरा रिएक्शन ऐसे होता है, नहीं, 90% ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें प्रेशर ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज, प्रेशर ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज। ओके, चलिए ठीक है। अब इसका थोड़ा हम ग्राफ बना लेते हैं आइसोबेरिक का। आइसोबेरिक में देखिएगा कुछ ग्राफ ऐसे बना है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। और यहाँ पे जो आप देखिएगा प्रेशर जो ऊपर जा रहा है, जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो ऊपर नहीं जाएगा, प्रेशर कुछ ऐसा वेरी करना शुरू कर जाएगा। ठीक, ऐसा करेगा तभी प्रेशर डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ओके, चलिए गाइस आगे चलते हैं हम लोग। अब ऐसे आइसोकोरिक में देख लेते हैं। आइसोकोरिक क्या है? आइसोकोरिक में वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट होगा, तो डिफिनीशन हो जाएगी द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेल्टा वी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसका कैसे बनेगा? सेम देखिएगा, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, ठीक है। ये वॉल्यूम इधर जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये प्रेशर ऊपर जा रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम कहाँ जा रहा है? नीचे, देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम कुछ ऐसे वेरी करे, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे वेरी करेगा तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या शो करेगा? 0। ओके, तो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लीजिए, ग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। 4th नंबर पे डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। देखिएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट, अमाउंट ऑफ हीट नो एक्सचेंज, अमाउंट ऑफ हीट डो नॉट एक्सचेंज। अमाउंट ऑफ हीट चेंज नहीं होता है, अमाउंट ऑफ हीट 0 हो जाता है। तो आप देखिएगा
एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है मित्रों? द प्रोसेस इन विच हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट हो, हीट जो है वो कांस्टेंट हो। इसका इट मीन्स ये हुआ कि डेल्टा क्यू इक्वल टू ज़ीरो, अमाउंट ऑफ हीट क्यू इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स नो हीट एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ओके, तो गाइस समझ में आ रहा होगा इनका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिएगा, थोड़ा सा अंतर समझिएगा। ये ग्राफ मैं अच्छे से बता रहा हूँ, देखिएगा ये है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ आइसोथर्मल से मैच करता है। आइसोथर्मल में आप देखते हैं कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है? ज़ीरो, ठीक है। और जो हमारा एडियाबेटिक होता है इसमें आइसोथर्मल से कुछ बेलो ग्राफ बनता है, कुछ ऐसे। जैसे आइसोथर्मल अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो हमारा जो एडियाबेटिक का ग्राफ बनेगा मित्रों, एडियाबेटिक का कुछ ऐसे बनेगा, थोड़ा डाउन रहेगा, आइसोथर्मल से थोड़ा डाउन रहेगा। तो और ऐसे कंडीशन में अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? साइक्लिक प्रोसेस, जो कि हम पहले ही अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे और देखेंगे। आगे हेडिंग है, जो मेन हेडिंग है, ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। जितने प्रकार के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं सभी टू पार्ट में डिवाइड हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड सेकंड इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहले को रिवर्सिबल प्रोसेस और सेकंड को इरिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से हम जानते हैं। चलिए हम इनके बारे में डिफरेंट से समझते हैं, इनका अंतर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस में पहला पॉइंट क्या हम देखते हैं। पहले हम दोनों साइड लिखेंगे, एक साइड रिवर्सिबल और एक साइड इरिवर्सिबल। अब इनमें पहले पॉइंट देखते हैं रिवर्सिबल में। फर्स्ट पॉइंट, विच अकर्स इन इनफाइनेटली स्मॉल स्टेप्स। इनफाइनेटली का मतलब बहुत स्लो स्टेप रिएक्शन देता है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है यह एक स्लो स्टेप रिएक्शन शो करेगा। ओके, तो राइट मित्रों, आपको बहुत कहने का सेंस हुआ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बता रहा हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, तो आप देखिएगा रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में अच्छे से। पहला पॉइंट है विच अकर्स इन इनफाइनेटली स्मॉल स्टेप्स। तो आपको समझ में आ रहा है, कह रहा है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इसमें जो रिएक्शन स्टार्ट होता है वो इनफाइनेटली बहुत स्मॉल स्टेप में होता है। इसका मतलब इनफाइनेटली टाइम टू फिनिश, बहुत लंबे समय में रिएक्शन ख़त्म होता है, ठीक है। अच्छा, तो और दूसरे में है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल में क्या कंडीशन होती है? क्या इसमें भी इनफाइनाइट होता है? चलिए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है विच अकर्स इन फाइनाइट टाइम एट वंस। इसका मतलब ये हुआ, बहुत सिंपल मतलब हुआ। रिवर्सिबल में कहता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है, ठीक है, विच अकर्स इन इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप, ठीक है, मतलब बहुत स्लो रिएक्शन के बाद रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ नीचे दिया भी है ब्रैकेट में, इनफाइनाइट टाइम टू फिनिश। जो रिएक्शन फिनिश होगा वो इनफाइनाइट टाइम में होगा। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच, यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच अकर इन फाइनाइट टाइम। फाइनाइट का मतलब एक निश्चित समय में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं पहले पॉइंट में विच अकर इन फाइनाइट टाइम, इट मीन्स एट वंस, मतलब जल्द रिएक्शन बहुत जल्दी ख़त्म होता है रिवर्सिबल कंडीशन में। दूसरा देखते हैं सेकंड रिवर्सिबल में। सेकंड में कहता है इट इज़ स्लो स्टेप प्रोसेस। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है एक स्लो स्टेप रिएक्शन है और इरिवर्सिबल रिएक्शन एक फास्ट स्टेप प्रोसेस होता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए तीसरे नंबर पे, ईच स्टेप, रिवर्सिबल की बात हो रही है। रिवर्सिबल में मैं आपको बता रहा हूँ, रिवर्सिबल में कह रहा है कि ईच स्टेप इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप। आगे है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ऑलवेज। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्सिबल प्रोसेस में शुरू से लास्ट तक लगातार इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रिएक्शन होती है। बात समझिएगा। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कह रहा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रत्येक स्टेप पे इज़ इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप। मतलब इसका ये हुआ, अभी मैं इसको एग्जांपल से आपको अच्छे समझाता हूँ। इसमें क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम इन इनिशियली एंड फाइनली नॉट इन बिटवीन। बात समझिएगा। जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन शुरू से लेकर लगातार होता है, इनिशियल से फाइनल तक कहीं भी रुकता नहीं है। लेकिन
यहाँ पे बता रहा है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है मित्रों, यहाँ पे इनिशियल से फाइनल तक लगातार इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रिएक्शन होता है। मतलब एक बार इक्विलिब्रियम हुआ तो इनिशियल से जैसे कि अभी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं पहले बता दूं दोनों के बारे में। लेकिन जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसमें कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन केवल 2 ही बार आती है, एक बार इनिशियल कंडीशन में और एक बार फाइनल में, बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आती है, ठीक है। ये डिफरेंस है। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि मैंने ये फिगर बनाया है, देखिएगा अच्छे से। ये फिगर बहुत अच्छे से देखिए, पहला स्टेप है। इसमें मैंने कोई गैस फिलअप कर लिया है बीच में देखिएगा यहाँ पर कुछ गैस फिलअप किया गया है बीच में, और गैस नोट भी है, ठीक है। और ये कंडीशन, और यहाँ पे एक हमने प्रेशर लगा दिया है खूब अच्छे से, और प्रेशर के ऊपर मैंने कुछ वेट रख दिया है, देखिए छोटे छोटे 3 वेट इधर हैं छोटे छोटे, 3 वेट इधर हैं छोटे छोटे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर से एक प्रेशर लग रहा है, देखो प्रेशर भी 2 टाइप का होता है। प्रेशर कितने टाइप का होता है? 2। समझिए कौन कौन। प्रेशर जो किसी भी बॉडी पे अगर कहीं लगता है तो प्रेशर 2 टाइप से लगता है। पहला जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। क्या बोलते हैं? ड्राइविंग। थोड़ा मैं सही से नोट करूं, ये देखिएगा, पहला होता है ड्राइविंग फोर्स। ओके, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग अपोजिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? सेकंड नंबर पे जो है उसे बोलेंगे अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स, ओके। तो बच्चों फोर्स कितने टाइप के होते हैं? यहाँ पे जो लगता है फोर्स 2 टाइप से किसी भी बॉडी पे लगता है, एक अपोजिंग फोर्स और एक या तो अपोजिंग लग सकता है और या तो आपका ड्राइविंग फोर्स। तो यहाँ पे 2 तरीके से फोर्स वर्क करता है, जैसे कि आप देख रहे हो। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे बीच में देखिएगा एक प्रेशर लगा दिया गया है, ठीक है, पिस्टन लगा है, बीच में गैस फिलअप है, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल बेट रखे गए हैं, आपको दिख रहा होगा, ये स्मॉल बेट रखा गया है, ठीक है। अभी सपोज करिए एक गैस का प्रेशर ऊपर साइड में लग रहा है जो कि एक ड्राइविंग फोर्स है, और एक प्रेशर एटमॉस्फेयर का लग रहा है ऊपर से, पिस्टन की तरफ से ऊपर से, जो एक अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अभी कंडीशन इक्विलिब्रियम की है। अभी कंडीशन कैसी है? इक्विलिब्रियम की है। लेकिन सपोज करिए जैसे ही हमने एक बेट, छोटा वाला बेट, बहुत स्मॉल बेट यहाँ से हटा दिया, ठीक है, जैसे हटाएगा तो ये क्या करेगा? पिस्टन को थोड़ा ऊपर करेगा। ये गैस देखिए, जैसे प्रेशर हटेगा पिस्टन थोड़ा ऊपर भगेगा, ठीक है। तो ये पिस्टन थोड़ा ऊपर भगेगा, तो यहाँ आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कुछ ज़्यादा हो जाएगा, अपोजिंग फोर्स कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप दूसरे वाले में देखिए, यहाँ देखिए एक छोटा वेट हटा दिया गया है, तो यहाँ पे जैसे हटेगा, ठीक है, जैसे ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करने शुरू कर देगा, ठीक है, वैसे यहाँ पे वेट हटने से थोड़ा सा ये क्या होगा, जो पिस्टन लगा है थोड़ा सा ऊपर साइड में भगेगा। इस कंडीशन में पहले तो प्रेशर P था, लेकिन जैसे ऊपर गया इसका प्रेशर P-dP हो गया, ठीक है, थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, और ये थोड़ा सा बढ़ गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अच्छा, और देख लीजिए थोड़ा सा और एक स्टेप है तीसरे में, जैसे आप देख रहे, हाँ, ऐसे कंडीशन में क्या हुआ ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे अभी इक्विलिब्रियम था, यहाँ से एक बेट आपने हटाया तो ये थोड़ा सा ऊपर गया, ये थोड़ा सा, ये क्या हुआ देखिएगा फिर से, ये क्या हुआ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, लेकिन वहाँ से एक बेट हटाने पर यहाँ एक बेट कम हुआ तो थोड़ा सा पिस्टन ऊपर गया। पिस्टन जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, पिस्टन थोड़ा ऊपर गया, ये पिस्टन थोड़ा ऊपर गया, समझिएगा अच्छे से, पिस्टन ऊपर गया। तो यहाँ पे जो पिस्टन यहाँ पे वर्क कर रहा था, पिस्टन जब ऊपर जाएगा गैस भी थोड़ा ऊपर जाएगी। कंडीशन समझिएगा, प्रेशर थोड़ा चेंज हुआ लेकिन कंडीशन फिर से इक्विलिब्रियम की आ गई, ठीक है। तो यहाँ यही आपको समझना है, उस पर कोई ज़्यादा प्रेशर वर्क कर नहीं पाएगा। ऐसे दूसरे में भी आप देखिएगा, इसमें भी मैंने यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या काम किया, अब मैं दूसरे साइड से, इस साइड से एक बेट इधर से निकाल दिया तो पिस्टन फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ समझिएगा। अगले स्टेप में थोड़ा सा जब फिर ऊपर जाएगा तो
यहाँ थोड़ा सा और देखिए, गैस जो पिस्टन है थोड़ा और ऊपर जाएगा, गैस और ज़्यादा वॉल्यूम कंटेन करेगा। इसमें वॉल्यूम थोड़ा कम कंटेन किया था, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कंटेन करना शुरू कर देगा। तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर का जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा P-DP, और नीचे का भी प्रेशर P-DP होगा। क्योंकि जितना इधर, क्योंकि यहाँ पे समझना हमको आपको है कि देखिए, पहले स्टेप में थोड़ा सा निकला था तो P- केवल DP हुआ, ठीक है। लेकिन दूसरे स्टेप में दोनों साइड बराबर हुआ तो वॉल्यूम भी बढ़ गया इसका, और प्रेशर फिर पहले के रूप में वर्क करना शुरू कर दिया। तो ऊपर का भी प्रेशर P-DP, नीचे का भी। तो कंडीशन फिर से कैसी हो गई? इक्विलिब्रियम की। तो कहने का मतलब हुआ कि इसमें प्रत्येक स्टेप पे कंडीशन इक्विलिब्रियम की होती है। जो हमारा, अच्छे समझिए मित्रों, जो बच्चों हमारा रिवर्सिबल कंडीशन होता है, रिवर्सिबल कंडीशन के प्रत्येक स्टेप पे कंडीशन इक्विलिब्रियम की होती है। अब हम यही कंडीशन इरिवर्सिबल में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिएगा, इसमें भी पिस्टन लगा हुआ है, अच्छे समझिए। वही कंडीशन इसमें भी है, बेट टोट सब इसमें लगा है। देखिएगा, यहाँ पे ऊपर प्रेशर है, ये अपोजिंग फोर्स है, और ये कैसा फोर्स लग रहा है? नीचे से ड्राइविंग फोर्स लग रहा है। अभी कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, लेकिन यहाँ से मैंने एक बेट हटाया, या सपोज करिए कि एक बेट मत हटाओ, आप ऐसे करो, ऊपर के सारे बेट एक साथ हटा दो। एक साथ हटाओगे तो ये जो पिस्टन लगा है, एक बैग बहुत तेज़ ऊपर जाएगा, तो गैस का प्रेशर बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, ठीक है। और जब बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा तो बात यहाँ समझना है हमको, आपको अच्छे से। तो यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा तो यहाँ का जो गैस का प्रेशर लगेगा, यहाँ पे समझिएगा, जो प्रेशर यहाँ पे जो अपोजिंग फोर्स लग रहा था वो हो जाएगा P-P, क्योंकि एक बैग आपने सारा वेट हटा दिया तो गैस का प्रेशर बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा। तो ड्राइविंग फोर्स यहाँ फिर ज़्यादा होगा, अपोजिंग फोर्स फिर से कम हो जाएगा। तो यहाँ लेकिन एक बात और है, यहाँ ड्राइविंग जो फोर्स है ये बहुत ज़्यादा होगा, अपोजिंग फोर्स उसकी कंपैरिजन में बहुत कम होगा। इधर क्या होता था कि जब थोड़ा सा एक हटता था तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स थोड़ा ज़्यादा होता था और अपोजिंग फोर्स थोड़ा कम होता था। लेकिन यहाँ पर एक बैग हटाने से क्या हुआ कि ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा हुआ, अपोजिंग फोर्स बहुत कम हुआ। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप देखिएगा अच्छे से, यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जब एक समय में क्या होगा, पिस्टन हट जाएगा और ये गैस का जो प्रेशर लग रहा है, जब एक बैग यहाँ से आप ड्राइविंग, यहाँ पे आप सारे वेट को हटाएंगे तो पिस्टन यहाँ से अपने आप हट जाएगा। तो एक बैग गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। तो वैसे कंडीशन में, ठीक है, कुछ समय बाद इन अंदर में जितनी गैस होगी ये सडनली सब बाहर हो जाएगी, सडनली सब क्या होगी? बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है गैस इज सडनली एक्सपैंड, बहुत जल्दी निकल जाएगी। और इस प्रकार से ऊपर का जो अपोजिंग फोर्स होगा वो भी P-P और नीचे का भी P-P, और फाइनल कंडीशन में हमारा जो है जो गैस की कंडीशन होगी वो फिर से इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऊपर का जो फोर्स बाद में जब पिस्टन हट जाएगा तो ऊपर का केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ठीक है, प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, और नीचे का भी, ठीक है। इस तरीके से इनिशियल और फाइनल कंडीशन, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन में क्या होगा? इनिशियल कंडीशन में इक्विलिब्रियम और फाइनल कंडीशन में इक्विलिब्रियम, बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और बचा है, आप इतना और देख लीजिए, बस 2 days इनफ हो जाएगा। देखिएगा, अभी मैंने बताया कि रिवर्सिबल कंडीशन में जब एक वेट हटाते हैं तो ड्राइविंग फोर्स थोड़ा ज़्यादा होता है, अपोजिंग फोर्स थोड़ा कम होता है, ठीक है। और दूसरे में जब एक बैग आप पूरा वेट हटा देंगे तो ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा कंपैरिजन देन अपोजिंग फोर्स के कंपैरिजन में। इस हिसाब से P ग्रेटर हो जाएगा P-P से। और अगला है, इसमें आगे थोड़ा दिया है, आप देखिएगा अच्छे से क्या दिया है। देखिएगा, दिस इज़ एन आइडियल नॉट अ प्रैक्टिकल। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है यह एक आइडियल प्रोसेस है, यह एक प्रैक्टिकली प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम में ख़त्म हो जाता है। तो इनफाइनाइट टाइम तक कौन देखता है, कौन ना। तो इस हिसाब से यह एक आइडियल है, प्रैक्टिकल नहीं है। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल, जो हमारा इरिवर्सिबल है यह एक प्रैक्टिकली प्रोसेस है, ठीक है। तो यह जैसे कहता है इरिवर्सिबल प्रोसेस शॉर्ट समय में होता है, बहुत फास्ट होता है, इसलिए ये प्रैक्टिकली हम इसको शो कर सकते हैं। ओके, तो गाइस टुडे इज़ इनफ। ओके, तो आज आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ है, लेकिन बहुत बढ़िया टॉपिक और बहुत ज़्यादा टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। सो ओके गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप थोड़ा सा हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।